राइट। समीरा, लिस्ट जो है वो मैंने बताया था, थोड़ी थोड़ी करके आपको याद करना है। अम्मार वालेकुम अस्सलाम। देखिए, होता ये है कि जो वर्ड्स होते हैं ना, इन वर्ड्स को हमें मेमोराइज तो करना ही पड़ता है ना, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप उसका ब्रेकअप बना लें, मतलब रोजाना 10 अल्फाज कर लें, 20 कर लें, डिपेंड करता है वालेकुम अस्सलाम सना आपकी मेमोराइजेशन के ऊपर। लेकिन ये याद करना जरूरी है। उसकी आसानी के लिए हम हर क्लास के अंदर एक वोकेबलरी का टेस्ट भी सॉल्व करते हैं, ताकि ये कि कुछ तो कुछ सपोर्ट आपको वहां से हो जाए। जी ग्रुप में किया है बिलाल, बिल्कुल वहां से आप चेक कर सकते हैं। चलें जी, लेट्स बिगिन। होप एवरीवन इज फाइन। हमारा आज का टॉपिक जो है वो प्रेपोजिशंस का टॉपिक है। एक तो अक्सर लोग इसको प्रोनाउंस भी गलत करते हैं, प्रीपोजिशन आपने सुना होगा, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं प्रेपोजिशन, राइट। सबसे पहले इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने के लिए जरा ये दो सेंटेंसेस हैं, इनको देखिएगा। एक सेंटेंस है कि ही वॉज किल्ड बाय अ हैवी स्टोन, और दूसरा है ही वॉज किल्ड विद अ हैवी स्टोन। इफ यू कंपेयर बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस, तो आपको अंदाजा होगा कि इन दोनों जुमलों में जो डिफरेंस है वो बाय और विद का है। पहले सेंटेंस के अंदर बाय आ रहा है और दूसरे में विद आ रहा है। वैसे ही कोई बड़ा डिफरेंस हमें नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो जमीन और आसमान का फर्क है। देखिए, बाय ये आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है सोर्स ऑफ एक्शन के लिए, और विद इस्तेमाल होता है टूल के लिए। जब आप किसी औजार का, टूल का जिक्र करते हैं, तो उसके लिए विद बोला जाता है। अब जब आपने कहा कि ही वॉज किल्ड बाय अ हैवी स्टोन, जुलेखा वालेकुम अस्सलाम, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी कहीं से गुजर रहा था और एक हैवी स्टोन आकर उसके सर के ऊपर गिर गया, कहीं से लुढ़कता हुआ आया और गिर गया, और उससे उस आदमी का इंतकाल हो गया। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया एक एक्सीडेंट। इट इज एन एक्सीडेंट, ये एक हादसा है। जैसे पहाड़ी इलाकों में अगर आप जाएं, मैं कर देता हूँ फातिमा, नो प्रॉब्लम। अगर पहाड़ी इलाकों में आप जाएंगे तो आप देखें वहां कभी कभी लैंडस्लाइडिंग होती है। तो आप, या कोई आदमी कहीं से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक बहुत भारी पत्थर जो था वो लुढ़कता हुआ आया और एक शख्स के सर के ऊपर गिरा, जिससे उसकी मौत वाकई हो गई। तो जाहिर है कि ये एक हादसा है। लेकिन जब आपने कहा कि ही वॉज किल्ड विद अ हैवी स्टोन, बाय के बजाय आपने विद इस्तेमाल किया, तो विद इस्तेमाल होता है टूल्स के लिए। तो अब जुमले का जो सेंस है वो चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी कहीं से गुजर रहा था और किसी ने एक भारी पत्थर उसके सर के ऊपर मारा, कि जिससे वो मर गया। तो नाउ इट इज नॉट एन एक्सीडेंट, रादर इट इज अ मर्डर। अब ये हादसा नहीं रहा, बल्कि अब ये कत्ल बन गया। तो आप देखिए कि एक प्रपोजिशन के चेंज ने एक एक्सीडेंट को मर्डर में तब्दील कर दिया। कहने को ये प्रपोजिशंस बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, दो दो तीन तीन लेटर्स के, जैसे ऑफ है, इन है, फॉर है, बाय है, विद है। छोटे छोटे अल्फाज होते हैं। दूसरा, इनकी तादाद भी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है कि 150 से ज्यादा नहीं है। 150 prepositions आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप कंपेयर करें वर्ब्स के साथ या एडजेक्टिव्स के साथ, तो वो तो लाखों में है। मैंने बताया था कि वर्ब्स की तादाद तकरीबन 4 लाख के करीब है। उसके मुकाबले में prepositions खाली 150 हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इनका समझना और इनको मास्टर करना वो इतना मुश्किल है कि इसको इंग्लिश ग्रामर में सबसे मुश्किल टॉपिक तस्वुर किया जाता है। अभी आपको इंपॉर्टेंस मैंने रियलाइज करवा दी प्रेपोजिशंस की, कि एक प्रेपोजिशन के चेंज से जुमले पे क्या फर्क पड़ सकता है। नाउ लुक एट द डेफिनेशन। सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपके सामने है। क्या है? प्रेपोजिशंस शो a relation between two words। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है।
इधर बाय हम सोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जब कोई एजेंट हमें बताना हो, जैसे पैसिव वॉइस में हम करते हैं ना कि मैंगोज आर ईटन बाय हिम। तो अब ये बाय सोर्स बता रहा है, एजेंट को बयान कर रहा है कि काम करने वाला कौन है। प्रेपोजिशंस क्या करते हैं? ये रिलेशन को जाहिर करते हैं दो अल्फाज के दरमियान। वो दो अल्फाज जो हैं उनके दरमियान क्या ताल्लुक है, इस ताल्लुक को बयान करने वाला लफ्ज प्रेपोजिशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसमें दो अल्फाज हैं, एक बुक है और दूसरा टेबल है। और ऑन जो इसमें अंडरलाइंड है वो बता रहा है कि किताब कहाँ है, किताब मेज के ऊपर है। रिलेशन जाहिर हो गया। मैं कहता हूं कि द फोन इज इन माई पॉकेट, कि फोन मेरी जेब के अंदर है, राइट। एक और एग्जाम्पल मैंने लिखी, फॉर एग्जाम्पल द फोन इज इन माई पॉकेट। तो अब यहां पर मैं रिलेशन बता रहा हूं किसका, फोन का पॉकेट के साथ। और ये कौन बयान कर रहा है? ये इन बयान कर रहा है। तो देखिए आपके पास जो सबसे आसान तरीन तारीफ प्रेपोजिशन की आ सकती है वो ये है कि ये प्रेपोजिशंस दो अल्फाज के दरमियान ताल्लुक को, रिलेशन को जाहिर करते हैं। अब इसको आसान बनाने के लिए मैंने ये किया कि इन प्रेपोजिशंस को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। इस तरह पढ़ेंगे तो समझना आसान होगा। पहला ग्रुप है नाउन या एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन, यानी वो प्रेपोजिशंस के जो नाउन्स के साथ आते हैं या एडजेक्टिव्स के साथ आते हैं। ये पहला ग्रुप है। द बुक इज ऑन द बैक और द बुक इज इन द बैक। सुहानी, ऑन द बैक करेक्ट हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जुमले का मतलब क्या है। अगर आपने कहा द बुक इज ऑन द बैक, तो इसका माना ये है कि बैग भी मेज के ऊपर पड़ा है और किताब उसके ऊपर रखी हुई है। तो जब कोई चीज किसी के अ, ऊपर डिपेंड करती हो ना आम तौर पे, तो वहां पे हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। यानी आप कहते हैं कि द पेंटिंग इज ऑन द वॉल। अब ये ऑन से मुराद ऐसा नहीं कि एक ऊपर नीचे कोई चीज है, राइट। बल्कि ऑन का मतलब ये होता है कि एक चीज दूसरी चीज के ऊपर गोया डिपेंड कर रही है। यानी अगर वो दूसरी चीज ना होती तो ये पहली नहीं रह सकती थी, राइट। ओके हम ना, मैंने कहा द पेंटिंग इज ऑन द वॉल, ये पेंटिंग जो है वॉल की मोहताज है। अगर ये वॉल ना होती तो ये पेंटिंग यहाँ पर नहीं रह सकती थी। हाँ दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। असमर, असमर देखिए अबव जो है वो इस्तेमाल होता है लेवल के लिए। जब आप दो चीजों के दरमियान लेवल या कैटेगराइजेशन की बात करते हैं तो फिर वहां पे अबव इस्तेमाल किया जाता है। और ऑन मैंने बता दिया कि उसका क्या माना है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि द कार, सॉरी, मिस्टर अहमद इन द ऑफिस, मिस्टर अहमद इज अबव ऑल द अदर एम्प्लॉयज, कि मिस्टर अहमद जो है वो ऑफिस के अंदर बाकी तमाम एम्प्लॉयज के ऊपर है। अब यहाँ ऊपर से मुराद एक्चुअली क्या है? क्लासिफिकेशन है, कैटेगराइजेशन है, कि वो उन सब के ऊपर सीनियर है या उन सब के ऊपर कंट्रोल करने वाले हैं, बाकी सारे उनके मातहत हैं। तो अब जो है वो क्लास या लेवल या क्लास कैटेगराइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और ऑन मैंने बताया कि एक चीज जब दूसरी चीज पर डिपेंडेंट हो तो फिर वहां पे ऑन इस्तेमाल किया जाता है। शुरू में मैंने ये बताया था कि ये जो बाय है ये सोर्स के लिए आता है और विद टूल के लिए आता है। तो जब मैंने ये कहा कि ही वॉज किल्ड बाय अ हैवी स्टोन, तो ये एक एक्सीडेंट है। और जब मैंने कहा कि ही वॉज किल्ड विद अ हैवी स्टोन, तो ये एक हादसा है। जी अपॉन भी हो सकता है अम्मार, बिल्कुल हो सकता है। डिपेंड करता है, कुछ कंडीशन के अंदर ऑन और अपॉन जो है वो रिप्लेसेबल है। वो आगे एक्सरसाइज अभी हम करेंगे तो उसमें कुछ चीजें आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो पहला ग्रुप जो है वो है नाउन और एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होने वाले प्रेपोजिशंस का। जी मोहम्मद सोले, इन और एट दोनों प्रेपोजिशंस हैं। अगर कोई प्रेपोजिशन वो एडजेक्टिव या नाउन के साथ इस्तेमाल हो तो उसके बारे में दो बातें हमें याद रखनी चाहिए। पहली बात क्या है कि इफ अ preposition is used with a noun or an adjective, it is usually fixed। अगर कोई एडजेक्टिव
किसी नाउन या प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होगा, कोई एडजेक्टिव या नाउन प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, तो पहली बात यह है कि वो प्रेपोजिशन जो है वो फिक्स्ड होगा, यानी उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो बदल बदल कर नहीं आ सकता। अच्छा, काइंडली इस वक्त मैं थोड़ा सा आपके मैसेजेस को नहीं देख रहा हूं, तो अगर आप कर रहे हैं तो ना कीजिएगा, क्योंकि मैं फोकस कर लूं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो, फिर आपके सवालात को भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पे एक वर्ड आ गया, नाउन आ गया, इंटरेस्ट, राइट? ये नाउन है, इंटरेस्ट। मैंने आपसे कहा कि आप इंटरेस्ट के साथ प्रेपोजिशन लगाइए, तो इंटरेस्ट के साथ जो प्रेपोजिशन आ सकता है वो इन है, इंटरेस्ट इन। अगर कोई इंटरेस्ट के साथ एट लगाना चाहे तो नहीं चलेगा, अगर कोई इंटरेस्ट के साथ ऑफ लगाना चाहे तो नहीं चलेगा। इंटरेस्ट के साथ प्रेपोजिशन जो आता है वो फिक्स्ड है, ऑफ, और वो इन है। बात समझ में आ रही है? आप इंटरेस्ट के साथ दूसरा कोई प्रेपोजिशन लगाएंगे तो आपका जो सवाल, आपका जो जुमला है वो गलत हो जाएगा, राइट? प्रेपोजिशन की बेसिक डेफिनेशन जो मैंने बताई थी वो ये बताई थी कि ये दो अल्फाज के दरमियान रिलेशन को जाहिर करता है, ठीक है? अच्छा, आगे एक और एडजेक्टिव आ गया, मिसाल के तौर पर डिफरेंट आ गया। अब डिफरेंट क्या है? डिफरेंट जो है वो एडजेक्टिव है। अगर डिफरेंट के साथ आपको प्रेपोजिशन लगाना पड़े तो आप कौन सा लगा सकते हैं? फ्रॉम लगा सकते हैं। डिफरेंट फ्रॉम। फ्रॉम के अलावा कोई भी प्रेपोजिशन वो नहीं चलेगा। अगर आपने कहा डिफरेंट बाय या डिफरेंट विद, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो पहली बात, पॉइंट क्या समझ में आया आपको? कि जब भी कोई प्रेपोजिशन किसी नाउन या एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो वो प्रेपोजिशन क्या होता है बेटा? वो फिक्स्ड होता है। जी हाँ, जैसे फॉन्ट के साथ आप ऑफ इस्तेमाल करेंगे, राइट? इसी तरीके से आफ्रेड के साथ ऑफ इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक लिस्ट है पूरी, आगे आ रही है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इफ अ preposition is used with a noun or an adjective, it is not affecting the meaning of the word। कि जब भी किसी नाउन या एडजेक्टिव के साथ preposition आता है, जब भी किसी नाउन या एडजेक्टिव के साथ preposition आता है तो वो उसके मीनिंग पर असरअंदाज नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आप इंटरेस्ट के साथ इन ना लगाते, तब भी इंटरेस्ट का मतलब क्या था? दिलचस्पी। आपने इंटरेस्ट के साथ इन लगा दिया, तब भी इंटरेस्ट का मतलब क्या है? दिलचस्पी। डिफरेंट का माना मुख्तलिफ है। आप डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगाएं या ना लगाएं, डिफरेंट के मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो बातें हैं बुनियादी, इनको आप याद रखें कि अगर कोई प्रेपोजिशन किसी नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल हो तो नंबर वन, वो आमतौर पर फिक्स्ड होगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और नंबर टू, उसके आने से नाउन या एडजेक्टिव के मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये एक याद करने वाला काम है। मैं अभी आपको एक सॉल्यूशन करवाऊंगा, उसमें आप याद कर लें कि जी कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आया। उसमें ज्यादा अकल लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए। ये आसान है। दूसरा जो ग्रुप है वो है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का, राइट? यानी वो प्रेपोजिशन जो नाउन या एडजेक्टिव के बजाय वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है आईफोन? तो वो प्रेपोजिशंस जो, हाँ प्रशांत, ये मजबूरी है बेटा, इसमें थोड़ा सा रट्टा भी लगाना पड़ेगा आपको। वो प्रेपोजिशंस जो वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं उनको एक्चुअली एडवर्ब पार्टिकल कहा जाता है। If a preposition is used with a verb, it is called an adverb particle। तो आपको किताब के अंदर अगर कहीं adverb particle नजर आए तो आप समझ जाइए कि ये भी preposition है। लेकिन कौन सा preposition है? ये वो preposition है जो verb के साथ आ रहा है। तो बस आसान सी बात याद रखिए
कि जब प्रेपोजिशन की जगह बदलेगी, वो नाउन या एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होने के बजाय किसी वर्ब के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, तो अब उसका नाम प्रेपोजिशन नहीं रहेगा, बल्कि एडवर्ब पार्टिकल बन जाएगा। तो ये नाम टेक्निकल टर्म है, इसका याद होना जरूरी है, ताकि आगे मैं हवाला दूं तो आपको बात समझ में आ जाए। अब इस एडवर्ब पार्टिकल के बारे में एक बात ये समझ लीजिए कि दी एडवर्ब पार्टिकल इज वेरिएबल। पहले हमने क्या पढ़ा कि नाउन या एडजेक्टिव के साथ जो प्रेपोजिशन आता है, तो वो प्रेपोजिशन वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड है। लेकिन वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन यानी एडवर्ब पार्टिकल आता है, वो एडवर्ब पार्टिकल वेरिएबल होता है, उसको बदला जा सकता है। जैसे लुक है, लुक के साथ इनटू भी आ सकता है, लुक के साथ फॉर भी आ सकता है, लुक के साथ फॉरवर्ड टू भी आ सकता है। ठीक है, तो लुक के साथ बहुत सारे एडवर्ब पार्टिकल इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये क्या हो गए, ये वेरिएबल हो गए। मोहसिन एंड शफक आर आस्किंग कि मैं एक छोटा सा रिव्यू देखिए, मैं आपको बताऊं बेटा कि आज हम प्रेपोजिशंस को डिस्कस कर रहे हैं। प्रेपोजिशन दो अल्फाज के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करता है। एक ग्रुप है नाउन या एडजेक्टिव के साथ आने वाले प्रेपोजिशंस। इसमें दो बातें याद रखनी है कि एक, ये प्रेपोजिशंस फिक्स्ड होते हैं, बदले नहीं जा सकते, और दो, इनके आने ना आने से नाउन या एडजेक्टिव के मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। दूसरा, मैंने आपको बताया शफक कि जब कोई प्रेपोजिशन किसी वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है, तो उस प्रेपोजिशन का नाम एडवर्ब पार्टिकल बन जाता है। यानी मिसाल के तौर पर इन था, इन इंटरेस्ट के साथ आया, तो इंटरेस्ट तो नाउन है, तो इंटरेस्ट इन में जो इन इस्तेमाल हुआ वो इन प्रेपोजिशन है। राइट। लेकिन अगर खदीजा, यही इन हम वर्ब के साथ लगा देते, मिसाल के तौर पर मैं कहता गिव इन, राइट, या पुट इन, तो अब ये इन क्योंकि वर्ब के साथ आ गया, तो ये प्रेपोजिशन नहीं कहलाएगा, बल्कि एडवर्ब पार्टिकल कहलाएगा। तो इट्स जस्ट अ चेंज इन नेम। बस ये यूं समझें कि नाम की तब्दीली है, और कुछ भी नहीं है। इसकी डिटेल में ना जाए, बस इतना याद रखें कि प्रेपोजिशन जब वर्ब के साथ आ जाए, तो उसको एडवर्ब पार्टिकल कहा जाता है। एडवर्ब पार्टिकल्स मैंने बताए, पहली बात वेरिएबल होते हैं, एक ही वर्ब के साथ बहुत सारे एडवर्ब पार्टिकल आ सकते हैं। जैसे मैंने लुक की मिसाल दी, इस तरह पुट है, पुट ऑन भी हो सकता है, पुट ऑफ भी हो सकता है, पुट अप विद भी हो सकता है। तो वर्ब वही है पुट, लेकिन उसके साथ आगे एडवर्ब पार्टिकल बदल रहा है। जैसे ब्रेक है, तो ब्रेक इनटू भी हो सकता है, ब्रेक अप भी हो सकता है, ऐसे ही ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो ये सारे एडवर्ब पार्टिकल्स हैं जो एक ही वर्ब के साथ बदल बदल कर आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जस्ट इन वन एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, sentence you use by and other you use with and in option we have both, so which we choose। सुहानी कह रही है कि सर, जैसे आपने एग्जाम्पल में ये कहा कि किल्ड के साथ बाय भी लग सकता है, विद भी लग सकता है। अब अगर हमें पेपर के अंदर दोनों दे दिए जाए, बाय भी हो विद भी हो, तो हम कौन सा चूज करेंगे? तो बेटा, ये जुमले का कॉन्टेक्स्ट पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा। मैंने तो सिंपल सेंटेंस दिया ना, वो जुमला जो आपको देंगे वो कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, और उसके कॉन्टेक्स्ट से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। तो उसमें ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। नूर खजरा, तकरीबन आधा घंटा हो गया बेटा, 7 बजे क्लास हमने शुरू की थी। आगे आइए। द एडवर्ब पार्टिकल चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ब। दूसरी बात यह है कि जो एडवर्ब पार्टिकल होता है, वो वर्ब के मीनिंग को चेंज कर देता है। हैदर, बताता हूं बेटा। जो एडवर्ब पार्टिकल होता है, एडवर्ब पार्टिकल से मुराद है चमन प्रेपोजिशन। जो एडवर्ब पार्टिकल होता है, वो वर्ब के मीनिंग को चेंज कर देता है। जैसे जैसे एडवर्ब पार्टिकल चेंज होता रहेगा, वर्ब का मीनिंग भी चेंज होता रहेगा। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं एक एडवर्ब पार्टिकल लुक के साथ आता है, फॉर, तो इसका माना हो जाता है टू सर्च, तलाश करना। राइट। अब मैं क्या करता हूं, मैं लुक के साथ एडवर्ब पार्टिकल चेंज कर देता हूं। मैं कहता हूं लुक
into। तो अब इसका माना चेंज होकर क्या बन जाएगा? टू इन्वेस्टिगेट, राइट। मैंने एडवर्ब पार्टिकल चेंज किया, लुक का मीनिंग चेंज हो गया। मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, लुक आफ्टर, एडवर्ब पार्टिकल चेंज हो गया, तो इसका माना क्या हो गया? टू केयर। तो आप देखिए वर्ब वही है लुक, लेकिन उसके साथ एडवर्ब पार्टिकल चेंज हो रहा है। फॉर आया, इनटू आया, आफ्टर आया, और जैसे जैसे एडवर्ब पार्टिकल चेंज हो रहा है वैसे वैसे लुक का मीनिंग भी चेंज हो रहा है। जी समीरा, ठीक है। तो दो बातें हो गई। अब इन दोनों ग्रुप्स को आप कंपैरिजन में याद रख सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपके सामने दोहरा दूं बेटा, कि जब नाउन या एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन आता है तो वो प्रेपोजिशन फिक्स्ड होता है, बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब वर्ब के साथ आता है तो वो एडवर्ब पार्टिकल वेरिएबल होता है, बदल बदल कर ला सकता है। दूसरी बात, नाउन या एडजेक्टिव के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो नाउन या एडजेक्टिव के मीनिंग को चेंज नहीं करता, लेकिन वर्ब के साथ जो एडवर्ब पार्टिकल लगता है वो वर्ब के मीनिंग को चेंज कर सकता है। बात समझ में आ रही है? जी मोहम्मद जुबैर, बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल है। अब इन दोनों चीजों को आपने जहन में रखना है। अगली बात, वर्ब प्लस एडवर्ब पार्टिकल इज इक्वल टू फ्रेजल वर्ब। इंग्लिश लैंग्वेज में एक टर्म आपने सुनी होगी फ्रेजल वर्ब की, एंड लेट मी टेल यू कि ये सबसे मुश्किल चीज है। फ्रेजल वर्ब से मुराद क्या होती है? फ्रेजल वर्ब का मतलब है वो वर्ब जिसके बाद कोई एडवर्ब पार्टिकल लगा हो, वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। मिसाल के तौर पर पुट आउट, अब पुट वर्ब था और आउट एडवर्ब पार्टिकल था। जब ये दोनों मिल गए बेटा तो ये क्या बन गया? ये बन गया फ्रेजल वर्ब, पुट आउट। फ्रेजल वर्ब का मतलब समझना बहुत ही मुश्किल है, यानी अगर आपको पहले से मालूम नहीं है तो आप कोई गैस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें होता यह है कि वर्ब अपना असल मीनिंग खो देता है और एडवर्ब पार्टिकल के साथ मिलकर एक नया मीनिंग फॉर्म कर लेता है। यानी पुट का जो एक्चुअल मीनिंग था वो हमें मालूम है कि रखना है, राइट। मैं दोबारा बता देता हूं बिस्मा, जब वर्ब के साथ कोई एडवर्ब पार्टिकल मिल जाए तो ये दोनों चीजें मिलकर जो ग्रुप बनाती हैं उस ग्रुप का नाम फ्रेजल वर्ब है। मिसाल के तौर पर दूध में आप चीनी मिलाएं, पत्ती मिलाएं, तो ये तीनों चीजें मिलकर जो चीज बनाएंगी उसको चाय कहा जाएगा। तो वर्ब के साथ जब एडवर्ब पार्टिकल मिल जाएगा तो वर्ब प्लस एडवर्ब पार्टिकल ये ग्रुप क्या कहलाएगा? ये फ्रेजल वर्ब कहलाएगा। ठीक है बेटा। अमार, वर्ब एक अलग चीज है, एडवर्ब पार्टिकल एक अलग चीज है। ये दोनों जब आपस में मिल गए, जैसे पुट आउट मिला दिया, लुक फॉर मिला दिया, हाँ ब्रेक इनटू मिला दिया, तो जब वर्ब और एडवर्ब पार्टिकल ये दोनों मिल जाते हैं तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। इस ग्रुप का नाम फ्रेजल वर्ब होता है। खदीजा, बात समझ में आ गई? फ्रेजल वर्ब का मतलब है कि आपने वर्ब के साथ कोई एडवर्ब पार्टिकल लगा रखा है। ये जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं झलक, इनको समझना बहुत ही मुश्किल है। यानी अगर पहले से आपको इसका मतलब मालूम नहीं है तो यू कैन नॉट हैव एनी गेस। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि पुट का मतलब क्या है? रखना, और आउट का मतलब आमतौर पे क्या लिया जाता है? बाहर। अगर आप इन दोनों को अलग अलग ट्रांसलेट करें, पुट आउट अलग अलग ट्रांसलेट करें, तो इसका मतलब होगा बाहर रखना। लेकिन ऐसा नहीं है। जब पुट आउट के साथ मिला और फ्रेजल वर्ब बना तो इसने एक नया मीनिंग फॉर्म कर लिया, और वो नया मीनिंग क्या है? टू एक्सटिंग्विश, बुझाना। एक्सटिंग्विश का माना होता है बुझाना। बात समझ में आ रही है आपको बेटा? मेमोराइज तो जाहिर है फ्रेजल वर्ब्स सुहानी करने पड़ते हैं, यानी फ्रेजल वर्ब्स इतने मुश्किल हैं कि इनकी बाकायदा डिक्शनरीज मार्केट में अलग से अवेलेबल होती हैं। आप जाके कह सकते हैं कि जी मुझे फ्रेजल वर्ब की डिक्शनरी दे दीजिए। खैर वो तो एक बहुत डिटेल चीज है, यहाँ तो इतना मुश्किल नहीं इंशाल्लाह आएगा, आसान करके हम इसको समझ रहे हैं। एक्सटिंग्विश का माना होता है बेटा बुझाना, जैसे आग बुझाना या लाइट बुझाना, उसको एक्सटिंग्विश कहते हैं। बिस्मा, दोबारा समझ लीजिए बेटा कि अगर वर्ब के साथ कोई एडवर्ब पार्टिकल लग गया तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा? फ्रेजल वर्ब कहलाएगा। ठीक है।
और जब फ्रेजल वर्ब बन जाता है तो जो वर्ब है वो अपना ओरिजिनल मीनिंग खो देता है और एक नया मीनिंग फॉर्म कर लेता है। जैसे मैंने पुट की मिसाल आपको दी कि पुट का मतलब था रखना, लेकिन जब इसके साथ आउट लगा तो पुट आउट का मतलब हो गया बुझाना। जैसे पुट आउट द लाइट्स, बत्तियां बुझा दीजिए। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से ब्रेक इनटू। अब देखिए ब्रेक क्या है? वर्ब है। ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, राइट। हमारी ये मीनिंग फिक्स होता है बेटा, यानी जाहिर है कि पुट आउट का मतलब फिर बुझाना ही निकलेगा। आप आउट हटाएंगे कोई और लगाएंगे तो फिर जाहिर मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए ब्रेक है, ब्रेक के साथ पीएच का मतलब इसमें फ्रेजल वर्ब है, पीएच डॉट वी। पीएच मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं इसको पूरा लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए। फ्रेजल, पीएच का मतलब है फ्रेजल वर्ब। वर्ब भी पूरा लिख देता हूं, ठीक हो गया। अब आप देखिए ब्रेक था मिसाल के तौर पे, तो ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। आपने इसके साथ क्या लगाया? इनटू। तो ब्रेक इनटू मिलकर क्या बन गया? फ्रेजल वर्ब बन गया। और जब ये फ्रेजल वर्ब बन गया तो अब ब्रेक का मतलब तोड़ना नहीं रहेगा, बल्कि वो एक नया मीनिंग फॉर्म कर लेगा। और ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? टू एंटर विथ फोर्स और विदाउट परमिशन। जब आप कहीं बगैर इजाजत के ये जबरदस्ती दाखिल हो जाते हैं तो उसको ब्रेक इनटू कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, द डाकुएट्स ब्रोक इनटू द बैंक यस्टरडे। डाकू कल बैंक के अंदर घुस गए, एंटर विथ फोर्स। तो बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है बेटा कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। वर्ब के साथ जब एडवर्ब पार्टिकल लग जाए तो ये ग्रुप फ्रेजल वर्ब कहलाता है। इकरा से सर, जिस प्रेपोजिशन से वर्ब की मीनिंग चेंज हो जाए सिर्फ उसको एडवर्ब पार्टिकल कहते हैं। जी हाँ बेटा, ऐसा ही है। यानी कोई वर्ब ऐसा जिसके साथ एडवर्ब पार्टिकल लगा और ये दोनों ने मिलकर एक नया मीनिंग फॉर्म कर लिया, वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर मैंने एनबी की हुई है, यानी नॉट अ बीन करके मैंने उसको लिखा हुआ है, कि आप इसको नोट वेल कर लीजिए। वो बात क्या है? अच्छा, अब्दुल्ला कुछ परेशान है, बहुत सारे मैसेज भेज दिए हैं अब्दुल्ला ने। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ठीक है पवन, इंशाल्लाह आज आपको मिल जाएगा, मैं मालूम कर लेता हूँ। अच्छा, अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सर आपने तो कहा था कि वर्ब के साथ वर्ब पार्टिकल एडवर्ब पार्टिकल लगेगा, बट आपने वर्ब के साथ फ्रेज नहीं बेटा। वर्ब के साथ तो एडवर्ब पार्टिकल ही लगता है, लेकिन ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इस पूरे ग्रुप का नाम जो है वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। बात समझ में आ रही है? ब्रेक थ्रू का मतलब होता है विपाल कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर लेना। अली खान वालेकुम अस्सलाम। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा समझ लीजिए। वो क्या है? वो है prepositions and adverb particles do not have any translations। 7 बजे हमने क्लास शुरू की है बेटा, जो टाइम है क्लास का। जो prepositions होते हैं ये adverb particles होते हैं, उनकी कोई ट्रांसलेशन नहीं होती। अब्दुल्ला, अगर इनटू वर्ब के साथ लगे तो ये एडवर्ब पार्टिकल कहलाएगा। प्रेपोजिशंस की या एडवर्ब पार्टिकल्स की कोई ट्रांसलेशन नहीं होती। ये जिस तरह से जुमले में इस्तेमाल होगा अरसलान लाशारी, उस तरह से ये अपना मीनिंग फॉर्म कर लेगा एक आध दिन में इंशाल्लाह। अरसलान, जिस तरह से ये जुमले में इस्तेमाल होगा उस तरह से ये अपना मीनिंग फॉर्म कर लेगा। बात समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पे हमें क्या बताया गया? हमें ये बताया गया उस आरएम कि इन का मतलब होता है में, ऑफ का मतलब होता है का, फ्रॉम का मतलब होता है से, ऑन का मतलब होता है पर। जी आईफोन, मैं समझ गया आपकी बात बेटा। ये जो मीनिंग्स हमने प्रेपोजिशंस के याद कर रखे हैं, ये सारे के सारे मीनिंग्स जो हैं ये गलत हैं। इसलिए कि ये इनके कोई फिक्स्ड मीनिंग्स नहीं हैं, बल्कि ये जैसे जैसे जुमले में इस्तेमाल होंगे वैसे वैसे अपना मीनिंग फॉर्म कर लेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। सेंटेंस लिखा हुआ है ही डाइड ऑफ कैंसर, राइट। डाइड के साथ जो प्रेपोजिशन आया वो आया ऑफ, राइट।
एसेस के लिए कब गाइड करेंगे? अच्छा बेटा, मैं देखता हूँ, इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ इस बारे में। असल में एसेस जो हैं वो तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं आते हैं, तो वो अलग से कुछ करना पड़ेगा हमें, देख लेते हैं। ही डाइड ऑफ कैंसर। ऑफ का माना हमारे यहाँ क्या लिया जाता है, का या की, राइट। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इसका मतलब का या की नहीं होता। अगर ऑफ का मतलब का या की हो, तो ही डाइड ऑफ कैंसर का मतलब क्या निकलेगा कि वो कैंसर का मर गया, वो कैंसर का मर गया। निसार ईद वाले दिन इंशाल्लाह बेटा, छुट्टी ईद वाले दिन होगी, या वो कैंसर की मर गया, राइट। अगर आप ये कहें कि ऑफ का मतलब का या की होता है, तो ही डाइड ऑफ कैंसर का मतलब होगा वो कैंसर का मर गया या वो कैंसर की मर गया। हालांकि जुमले का एक्चुअल मतलब क्या है, वो कैंसर से मर गया। अब आप कहेंगे सर से के लिए तो हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर यहाँ फ्रॉम आना चाहिए था कि ही डाइड फ्रॉम कैंसर। अगर आपने यहाँ फ्रॉम लगा दिया से का ट्रांसलेशन करते हुए, तो जुमला गलत हो जाएगा, क्योंकि डाई के साथ फ्रॉम नहीं आ सकता, ऑफ इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, बिकॉज ऑफ टू वर्ड प्रेपोजिशन है ना बेटा, वो भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो प्रेपोजिशंस के ट्रांसलेशंस नहीं होते, इस बात को अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिए। एक और सेंटेंस देखिए, स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। अब इन का मतलब हम क्या निकालते हैं, इन का मतलब हम में निकालते हैं। नहीं शफक, ये गलत है बेटा। इन का मतलब में होता है, जी सुहानी। तो अगर मैं ये कहूं कि स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, जी रम, स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, तो इसका मतलब फिर ये होना चाहिए कि आसमान में तारे चमक रहे हैं। नॉट अबीन का मतलब होता है जुबैर, नोट वेल, अच्छी तरह से नोट कर ले। बात समझ में आ रही है? अगर हम कहें कि स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, तो इसका मतलब होगा आसमान में तारे चमक रहे हैं। नहीं सवाल है, इन होगा, लेकिन इन का मतलब में नहीं है यहाँ पे। स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई का मतलब है आसमान पर तारे चमक रहे हैं। अब आप कहेंगे सर पर के लिए तो हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर ऑन होना चाहिए था, स्टार्स आर शाइनिंग ऑन द स्काई। तो अगर आपने यहाँ ऑन द स्काई लिखा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि द स्काई के साथ ऑन नहीं आता, बल्कि इन इस्तेमाल किया जाता है। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो लिहाजा जो बच्चे ये गलती करते हैं, उनको जरा खास तौर के ऊपर ख्याल करना चाहिए। प्रेपोजिशंस को ट्रांसलेशन की मदद से अगर आप समझेंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि प्रेपोजिशंस का कोई ट्रांसलेशन नहीं होता। ये जैसे जैसे इस्तेमाल होते हैं, वैसे वैसे अपने मीनिंग को फॉर्म कर लेते हैं। जोहा ही डाइड ऑफ कैंसर का मतलब है वो कैंसर से मर गया। हालांकि ऑफ यहाँ इस्तेमाल हुआ, और ऑफ का मतलब बच्चों को जो पढ़ाया गया है वो है का, की या के। तो फिर ही डाइड ऑफ कैंसर का मतलब वो कैंसर का मर गया होना चाहिए था, हालांकि ऐसा नहीं है। स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, आसमान में तारे चमक रहे हैं, हालांकि इसका मतलब यह है कि आसमान पर तारे चमक रहे हैं। इन स्काई के साथ होता है इस्तेमाल, स्काई के साथ ऑन इस्तेमाल नहीं हो सकता। जी बेटे, जी बेटे, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जाहिर है कि इकरा, जो टॉपिक तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं आता, उसको जनरल क्लास के लिए तो हम डिस्कस नहीं कर सकते ना। मिसाल के तौर पे ऐसे राइटिंग की जैसे बात हो रही है, मैं विश ब्रेक इनटू माने एंटर विद फोर्स या एंटर विदाउट परमिशन। अगर हम जनरली एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे प्रेपोजिशंस अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज के सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक जैसे एनालॉजीज हैं, अब एनालॉजीज जो हैं वो हर यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आती। तो जो नहीं आती उनको अगर हम जनरल क्लास के अंदर पढ़ेंगे, तो फिर जाहिर है कि उसमें बाकी बच्चों का जो है वो लॉस होगा, क्योंकि उनका टॉपिक ही नहीं है। जी पैसेज आता है बेटा, अहिब पैसेज जो है वो आता है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह जब आप वो देखेंगे रिकॉर्डिंग्स, तो उसमें जो है वो आपको पैसेज के बारे में भी कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएंगी। मैं उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी इंशाल्लाह आपको दूंगा कि पैसेज पढ़ने का तरीका क्या है, और कैसे आप कम वक्त में पैसेज पढ़ के और उसके मीनिंग को समझ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इंशाल्लाह अरीशा, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट इंशाल्लाह, बिल्कुल।
एनालॉजीज भी इंशाल्लाह हम बस एक आध क्लास के अंदर कर लेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली जो ईद के बाद वाली क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह हम एनालॉजीज को डिस्कस कर लेंगे। ही डाइड इन कैंसर नहीं हो सकता खदीजा, ही डाइड ऑफ कैंसर ही होगा। बात समझ में आ गई आपको? अब मैं जरा जल्दी से रिव्यू कर दूं ताकि हम काम को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकें कि प्रेपोजिशंस जो हैं वो दो तरह के हैं। एक वो प्रेपोजिशंस हैं कि जो नाउन्स या एडजेक्टिव्स के साथ आते हैं, और दूसरे वो हैं जो वर्ब्स के साथ आते हैं। अगर आप नाउन या एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन लगाएं तो वो फिक्स्ड होते हैं, बदले नहीं जा सकते। लेकिन वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है उसका नाम एडवर्ब पार्टिकल है, और एडवर्ब पार्टिकल बदला जा सकता है। दूसरी बात, प्रेपोजिशंस नाउन्स या एडजेक्टिव्स के मीनिंग को चेंज नहीं करते, लेकिन जो एडवर्ब पार्टिकल होता है वो वर्ब के मीनिंग को चेंज कर सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? तीसरी बात, जब वर्ब के साथ एडवर्ब पार्टिकल मिल जाता है तो ये ग्रुप मिलकर क्या बन जाता है? ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है। और फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग्स को गैस नहीं किया जा सकता। ये अगर पहले से आपको आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे मैंने ऊपर मिसाल दी, पुट आउट की, ब्रेक इनटू की, ठीक है ना? तो इन फ्रेजल वर्ब्स को, उनके मीनिंग्स को याद करना भी इंपॉर्टेंट है। प्रशांत कह रहे हैं कि स्टार्स ऑन द ग्राउंड, सितारे जमीन पर। अच्छा, ये तो किसी मूवी का नाम लग रहा है मुझे। ठीक हो गया अम्बार, मैं आपकी बात समझ गया बेटा। आ, हाँ ठीक है, फाइन। अब देखिए हमें थोड़ा सा, हाँ पैसिव मेहरान में भी आता है बेटा। जी बेटा बिल्कुल, पैसिव वॉइस जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है। अब ये जो है वो हमने क्या किया, ये हमने प्रेपोजिशंस और एडवर्ब पार्टिकल की एक बेसिक सी डेफिनेशन थी जिसको डिस्कस किया है, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है, राइट? प्रेपोजिशन की जो बेसिक डेफिनेशन मैंने बताई अब्दुल्ला, वो ये थी कि ये दो अल्फाज के दरमियान रिलेशन को जाहिर करता है। अब हम चलते हैं इसके थोड़े से सोल्यूशन की तरफ, ठीक है? सोल्यूशन करने से जो है ना वो बात जरा ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आ जाती है, राइट? देखिए यहाँ आपके सामने एक एक्सरसाइज मौजूद है, और इसमें आपको हर सेंटेंस के साथ चार प्रेपोजिशंस नजर आ रहे हैं। आपने करना यह है कि इन प्रेपोजिशंस को आपने सिलेक्ट करना है, कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा, यह आपको बताना है। मिसाल के तौर पे, नंबर वन, ही इज प्लेइंग डैश अ बॉल। अब यहाँ प्ले के साथ जो प्रेपोजिशन आ सकता है वो क्या है? वो है विद। ही इज प्लेइंग विद अ बॉल, राइट? अगर कोई यहाँ प्ले के साथ कुछ और लगा दे, ही इज प्लेइंग फॉर द बॉल या ही इज प्लेइंग एट द बॉल, तो ये गलत हो जाएगा। प्ले के साथ विद इस्तेमाल किया जाएगा, राइट? जी हाँ। नंबर टू, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। द स्काई के लिए इन इस्तेमाल किया जाएगा। बचपन से हमने पढ़ा है ना? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। कुमार, स्काई के लिए हमेशा इन इस्तेमाल किया जाता है। नंबर थ्री, शी इज एंग्री डैश हर ब्रदर। शी इज एंग्री डैश हर ब्रदर। एंग्री के साथ जो प्रेपोजिशन आएगा वो है विद। शी इज एंग्री विद हर ब्रदर। और जब आपने कहा एंग्री विद, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो नाराज है, वो अपने भाई से नाराज है। एंग्री विद, एंग्री के साथ विद फिक्स्ड है बेटा, एट नहीं आएगा, विद आएगा। नंबर फोर, ही इज लाफिंग डैश द पुअर। लाफ, लाफ के साथ कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा? लाफ के साथ हम एट इस्तेमाल करेंगे। ही इज लाफिंग एट द पुअर। अब आप देखिए, लाफ का अपना मतलब क्या होता है? लाफ का मतलब होता है हंसना। लेकिन जब आपने लाफ के साथ एट लगाया, लाफ एट, तो इसका मतलब हो गया मजाक उड़ाना। एंग्री विद बेटा, एंग्री के साथ हम ना विद इस्तेमाल होगा, नाराज होना। तो देखिए नाम जी बेटे, एट लगने से लाफ का मतलब जो है वो चेंज हो गया। लाफ एट माने मजाक उड़ाना, और खाली लाफ का मतलब हंसना। दे आर गोइंग डैश लाहौर। दे आर गोइंग डैश
जी टू। जब भी गो के साथ किसी जगह का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो फिर हमेशा टू इस्तेमाल किया जाएगा। आई एम गोइंग टू बाजार, शी इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, दे आर गोइंग टू कॉलेज। तो किसी जगह के लिए जब भी आप गो इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ टू लगेगा। थिया बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें याद रखें, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पे फर्ज कर लें 1 मिनट के लिए लाहौर को हटाकर होम लगा दूं, दे आर गोइंग डैश होम। अगर मैं यहां पे नंबर 5 में लाहौर को हटा के होम लगा दूं तो फिर आपके ख्याल में क्या आएगा? दे आर गोइंग क्या हो जाएगा? टू होम होगा, फॉर होम होगा, दे आर गोइंग फॉर होम? नहीं। अच्छी तरह समझ लीजिए, होम से पहले प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगा। अगर मैं गो के साथ होम का वर्ड लगाऊं, जी नबीहा, ईशा बिल्कुल ठीक है, तो मैं कोई प्रेपोजिशन, बिल्कुल ठीक है सुलेमान, इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे वो घर जा रहा है, ही इज गोइंग होम, बस गोइंग टू होम नहीं हो सकता, राइट। तो बहरहाल यहाँ पे जो वर्ड था वो वापस लगा देते हैं ताकि आपका रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त रहे। गोइंग डैश, और गोइंग डैश लाहौर, लाहौर के साथ फिर क्या इस्तेमाल किया आपने? टू इस्तेमाल किया, ठीक है। नंबर 6, आई एम थ्रोइंग स्टोन्स डैश द रिवर। स्कूल जगह है ना बेटा, इसलिए उसके साथ टू लगता है। खाली होम एक एक्सेप्शन है जो मैंने आपको बताया, बाकी तमाम जगहों के साथ जब भी गो का वर्ब इस्तेमाल होगा तो टू लगेगा। आई एम थ्रोइंग स्टोन्स डैश द रिवर। आपने पानी के अंदर कोई चीज फेंकी और वो पानी में डूब गई तो इसके लिए थ्रो इनटू बोला जाएगा। थ्रोइंग स्टोन्स इनटू द रिवर, जैसे मिसाल के तौर पर आपने पत्थर फेंका, तो अब पत्थर तो पानी में तैरेगा नहीं, वो तो डूब जाएगा। तो जब कोई चीज पानी के डेप्थ में चली जाए, बॉटम में चली जाए, तो फिर हम प्रेपोजिशन इनटू इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने कोई चीज फेंकी सुलेमान और वो पानी में तैरने लगी, जैसे आपने कोई कपड़ा फेंक दिया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो डूबेगा नहीं, वो तो ऊपर तैरता रहेगा, तो आप कहेंगे कि आई एम थ्रोइंग अ पीस ऑफ क्लॉथ इन द रिवर। तो ये एक बुनियादी फर्क है टेक्निकल सा, कि अगर कोई चीज पानी के अंदर डूब जाए ईशा तो उसके साथ इनटू लगेगा, और अगर कोई चीज पानी के ऊपर आपने फेंकी और वो तैरने लगी, डूबी नहीं, तो उसके साथ फिर इन इस्तेमाल होगा। तो बाज वक़्त जुमला पढ़ के उसका जरा सेंस समझना पड़ता है। नंबर 7, यू बॉट अ डॉल ओनली डैश योर सिस्टर। अभी आसान है। यू बॉट अ डॉल डैश योर सिस्टर, अपनी बहन के लिए, फॉर योर सिस्टर, राइट। दिस इज फॉर यू, हम कहते हैं ना यार ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, दिस इज फॉर यू, तो फॉर योर सिस्टर। नंबर 8, ही हैज बिन वीपिंग डैश 8 o'clock। अच्छा, इसमें जो है वो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि फॉर आना चाहिए या सिंस आना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो उसमें आपको टाइम बताना पड़ता है कि काम कब से हो रहा है। जब आप टाइम बताते हैं तो उसके साथ दो प्रेपोजिशंस आ सकते हैं, सिंस भी आ सकता है और फॉर भी आ सकता है। इन दोनों में डिफरेंस है वो मैं क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन यहां नोट कर ले, सिंस इस्तेमाल होगा। ही हैज बिन वीपिंग सिंस 8 o'clock। वीपिंग मतलब अम्मा रोना बेटा, वीप का मतलब होता है रोना। ही हैज बिन वीपिंग क्राइंग जिसको आप कहते हैं ना। नहीं बेटा, एट नहीं आएगा बल्कि सिंस आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में अली खान दो ही प्रेपोजिशन आ सकते हैं अब्दुल्ला, एक आता है फॉर और दूसरा आता है सिंस। इसके अलावा कोई भी प्रेपोजिशन अगर आप टाइम के साथ लगाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो प्रेपोजिशन गलत हो जाएगा। नंबर 9, आई डू नॉट एग्री डैश यू। 9 और 10 इन दोनों को देखिएगा। आई डू नॉट अग्री डैश यू, यहां पर डैश के बाद क्या है? यू एक लिविंग थिंग आ गई है। यहां जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा वो विद होगा। आई डू नॉट एग्री विद, देखो नोट कर लो, एग्री विद क्या होता है? समवन।
एग्री विथ समवन। अगर आप किसी जानदार से इत्तेफाक करते हैं तो फिर उसके लिए विद इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी जानदार से इत्तेफाक कर रहे हैं तो उसके लिए विद इस्तेमाल किया जाता है। सुहानी, ये ट्रिक चलती नहीं है कभी कभी बेटा, तो इसलिए इसको जरा अवॉइड करें। शी इज, नहीं, गलत है जुमला। देखें, आई डू नॉट अग्री विद यू। अग्री विद का मतलब है समवन। हाँ, बहुत सारी जगहों पे आ सकता है मैविश, विद खाली एक जगह पे नहीं आता, बहुत सारी जगहों पे आ सकता है। नंबर 10 में हमने कहा कि शी डज नॉट अग्री डैश माई प्लान। अब यहां पर डैश के बाद जो चीज आई है प्लान, वो नॉन लिविंग है, तो यहां जो प्रेपोजिशन आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा जी, टू। नोट कर ले, अग्री टू समथिंग। ये बुनियादी फर्क है इन दोनों में। नहीं बेटा, फ्रॉम नहीं आता, अग्री के साथ विद आता है या अग्री के साथ टू आता है। अगर आपने जानदार से इत्तेफाक किया तो विद आ जाएगा, और बेजान से इत्तेफाक किया तो टू आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, आई अग्री विद यू नबीहा। और मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपके आइडिया से इत्तेफाक करता हूं, आई अग्री टू योर आइडिया। जी नबीहा, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये फर्क याद रखिएगा। नंबर 11, ही लुक्स डैश द ब्लैक बोर्ड। जब आप किसी चीज की सिम्त देखते हैं, किसी चीज की तरफ देखते हैं, तो आप उसके लिए लुक एट इस्तेमाल करते हैं। ही लुक्स एट द ब्लैक बोर्ड। लुक के साथ यहां पे एट आएगा। विद योर आइडिया नहीं हो सकता अम्मार, टू योर आइडिया होगा बेटा। 11, ये ऊपर किसी बच्चे ने बताया भी था, आई एम वेरी फॉन्ड डैश गुड बुक्स। फॉन्ड मतलब शौकीन होना, और फॉन्ड के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो ऑफ आता है, फॉन्ड ऑफ। मैं अच्छी किताबों का शौकीन हूं। ये फॉन्ड है, फॉन्ड माने शौकीन होना। सिंगल एफ वाला ऑफ आएगा अलीशा, डबल एफ वाला ऑफ नहीं आएगा। याद रखें, ये जो डबल एफ वाला ऑफ है, ये आम तौर पे वर्ब्स के साथ बोला जाता है, और ये डिसकंटिन्यूटी के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कहीं पे जैसे ऑफ हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि यार क्लास कितने बजे ऑफ होगी, तो जब आप ओ डबल एफ ऑफ बोलेंगे ना, तो वहां पे किसी चीज के खात्मे का, डिसकंटिन्यूटी का जिक्र हो रहा होगा। शहीर इसकी एग्जाम्पल ये है बेटा, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ही, फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा क्लास के अंदर बैठा हुआ था, राइट। उसके घर से एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई, और वो क्लास छोड़कर क्लास से बाहर चला गया। तो उसने क्या किया? क्लास को डिसकंटिन्यू कर दिया, क्लास उसने छोड़ दी, खत्म कर दी। तो जब आप डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो फिर वहां पे आपको ओ डबल एफ ऑफ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होगा वो क्या होगा? ही ब्रेक्स ऑफ द क्लास। ओ डबल एफ वाला ऑफ आ जाएगा, राइट। इससे पता चलेगा कि यहाँ पे ये काम जो है वो खत्म हो गया। जहां भी आपको ओ डबल एफ ऑफ नजर आएगा, वहां पे आप देखेंगे किसी चीज के खत्म होने का, डिसकंटिन्यूटी का जिक्र हो रहा होगा, राइट। आगे चलते हैं। 13, बेटा मैं बता देता हूँ फिजा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सेंस ऑफ फॉर्म में क्या फर्क है। शी लुक्स डैश हर यंगर ब्रदर। यस, लुक आफ्टर। अब ये क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है। देखो, लुक के साथ फॉर भी आ सकता था, शी लुक्स फॉर, लेकिन अगर आप कहते हैं लुक फॉर तो इसका मतलब होता तलाश करना, तो वो अपने छोटे भाई को तलाश करती है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप कहते हैं लुक इनटू, तो इसका मतलब होता है लुक इनटू का इन्वेस्टिगेट करना। तो शी लुक्स इनटू हर यंगर ब्रदर, वो अपने छोटे भाई की छानबीन करती है, तो ऐसा भी नहीं है। तो लिहाजा यहां पर आने को तो फॉर भी आ सकता है, लुक फॉर फ्रेजल वर्ब है। आने को इनटू भी आ सकता है, लुक इनटू भी फ्रेजल वर्ब है। लेकिन जुमला पढ़ के हमें अंदाजा हो रहा है कि जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है यहां पर, वो आफ्टर है। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर। देखभाल करना, वो अपने छोटे भाई की देखभाल करती है। बात समझ में आ रही है आपको? तो देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग जो है वो याद हो। शी क्योंकि बेटा सिंगुलर है ना, इसलिए मैंने लुक के अंदर एस लगाया है। शी लुक्स आफ्टर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस लगता है।
नंबर 14, ही इज अफ्रेड। अब वो देखो जुमले का मतलब क्या निकल रहा है, वो मुझसे खौफजदा है। से के लिए जो प्रेपोजिशन हम बोलते हैं वो फ्रॉम होता है, लेकिन अगर आपने यहां पर फ्रॉम लगाया, ही इज अफ्रेड फ्रॉम मी, तो ये गलत हो जाएगा। वजह वजह यह है कि अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ इस्तेमाल किया जाता है। ही इज अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे खौफजदा है। और ऑफ का मतलब यहां से है, यहाँ ऑफ का मतलब का की या के नहीं है। तो ये बात जो मैं ऊपर कर चुका हूं आपसे, जी बेटा फिक्स प्रेपोजिशन है अतिया, कि आपको प्रेपोजिशंस को ट्रांसलेट नहीं करना। अगर आप ट्रांसलेट करके इनको समझेंगे, ये याद करेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसलेशन हर जगह आपको हेल्प आउट नहीं करेगी। अगला सेंटेंस देखें, शी डाइड डैश मलेरिया। अब यहां भी वही सूरत हाल है, वो मलेरिया से मर गया, तो से के लिए वही फ्रॉम बोला जाता है। लेकिन अगर आपने शी डाइड फ्रॉम कहा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डाई के साथ भी जो प्रेपोजिशन आता है वो ऑफ है। शी डाइड ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया का मर गया, वो मलेरिया की मर गया। अगर ऐसे हम बोले तो जाहिर है कि ये जुमला गलत होगा। तो पता चला कि ऑफ का मतलब का या की नहीं होता, ऑफ का मतलब से भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसको जुमले में आपने कैसे इस्तेमाल किया है। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, लुक सेकंड फॉर्म है बेटा, किसी भी फॉर्म में हो अब्दुल्ला, ये बात याद रखें, ये अच्छा सवाल है कि फ्रेजल वर्ब में जो वर्ब आ रहा है वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, लेकिन वर्ब की फॉर्म चेंज होने से जो उसका एडवर्ब पार्टिकल है उस पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर, मैंने इसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की। अब मैं आपसे कहूं शी लुक्ड आफ्टर हर यंगर ब्रदर, ये भी सही है, उसने अपने भाई की देखभाल की, पास्ट की बात हो गई। शी इज लुकिंग आफ्टर हर यंगर ब्रदर, वो अपने भाई की देखभाल कर रही है, कंटिन्यूअस की बात हो गई, लुकिंग आ गया। तो द वर्ब इन फ्रेजल वर्ब कैन बी यूज्ड इन एनी फॉर्म। फ्रेजल वर्ब्स में जो वर्ब होता है वो किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसके साथ जो एडवर्ब पार्टिकल या फ्रेजल वर्ब के अंदर जो भी प्रेपोजिशन जिसको आप कह रहे हैं इस्तेमाल होता है वो चेंज नहीं होगा। वर्ब का फॉर्म चेंज होने से प्रेपोजिशन पर या एडवर्ब पार्टिकल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 में बेटा लुक आफ्टर आया है, इसका मतलब होता है देखभाल करना। अब्दुल्ला इसीलिए तो लगा ना बेटा लुक के साथ एस, क्योंकि सब्जेक्ट शी है, तो ही शी इट सिंगुलर है ना, इनके साथ जो वर्ब आता है वो भी सिंगुलर आता है, तो इसलिए आपको एस लगाना पड़ेगा। राइट, आगे चलिए दूसरी एक्सरसाइज पे आ जाइए। अब जरा इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल मैंने किया, इसमें मैंने ऑप्शंस आपको नहीं दिए। अब हम देखते हैं कि क्या जवाब आते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है ना, ही शी का मतलब क्या है बेटा, ही शी इट, ये सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, इनके साथ जो भी वर्ब आएगा प्रेजेंट टेंस में उसमें हमें एस ई एस लगाना पड़ेगा। ये जो एस ई एस वाली फॉर्म है इसी को फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। राइट जी, नंबर वन देखिएगा, द टाइगर वॉज एंग्री। अभी ऊपर हम पढ़ के आ गए तो हमें पता है कि विद आना चाहिए, एंग्री विद द जैकल। हाँ, टाइगर जो है वो जैकल से, गीदड़ से नाराज है। आगे देखिए, ही लाफ डैश, ये भी हमने पढ़ लिया, क्या आना चाहिए, एट आना चाहिए, लाफ एट द पुअर। तीसरा देखिए, प्लीज इंट्रोड्यूस मी, यस गुड, इंट्रोड्यूस वर्ब है, इंट्रोड्यूस के साथ अगर कोई प्रेपोजिशन लगेगा तो वो क्या है, वो है टू, इंट्रोड्यूस मी टू योर फादर। राइट, अब देखें जहां भी आपको इंट्रोड्यूस नजर आए आपने क्या लगाना है, टू लगाना है, ये आप याद करते रहिए, इसमें बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं बेटा, उनको आप क्या करें, याद करते रहें। ही प्रॉमिस मी टू लुक डैश द मैटर। अब देखो लुक के साथ मैंने बताया था आफ्टर, फॉर, इनटू, बहुत सारे प्रेपोजिशंस यानी एडवर्ब पार्टिकल्स आ सकते हैं, लेकिन जुमला पढ़ के हमें अंदाजा हो रहा है कि यहां जो आ सकता है वो एक ही है, और वो है इनटू। ही प्रॉमिस मी टू लुक इनटू द मैटर, उसने मुझसे वादा किया था कि वो इस मामले की छानबीन करेगा। लुक इनटू, और कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब पार्टिकल यहां फिक्स नहीं हो सकता। अगर आप कहें कि ही प्रॉमिस मी टू लुक आफ्टर द मैटर, तो वो मामले की देखभाल करे। अब मामला कोई इंसान तो नहीं है कि उसकी देखभाल की जाए,
तो यहां जाहिर है ना आफ्टर एडजस्ट हो रहा है ना फॉर एडजस्ट हो रहा है। नंबर 5, ही हैज गिवन डैश स्मोकिंग, गिव डैश। जुमला पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि उसने स्मोकिंग छोड़ दी है, तर्क कर दी है। तो तर्क करने या छोड़ने के लिए गिव के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो क्या है, वो है अप। ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, राइट। गिव अप माने तर्क कर देना, छोड़ देना। यस, वी शुड बी प्राउड डैश आर कंट्री। अब देखिए जुमले का मतलब क्या है, हमें अपने मुल्क पर फख्र होना चाहिए। पर, मुल्क पर। तो पर के लिए जो प्रेपोजिशन आमतौर पे बोला जाता है वो ऑन है। और बाज बच्चों को मैंने देखा वो इस्तेमाल भी करते हैं यहाँ पर कि वी शुड बी प्राउड ऑन आवर कंट्री। हालांकि आपको पता है कि प्राउड के साथ ऑन नहीं आ सकता, प्राउड के साथ ऑफ आता है। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। आ रही बात समझ में। नंबर 7, ही राइट्स डैश अ पेन एंड शी प्लेज डैश अ डॉल। ये मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी टूल का, औजार का जिक्र करते हैं तो फिर वहां पे वुड इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो बच्चे का खिलौना है ये एक तरह से उसका एक टूल ही होता है ना। तो ही राइट्स विद अ पेन, आप पेन से लिख रहे हैं तो पेन आपका क्या हो गया, टूल हो गया। तो ही राइट्स विद अ पेन एंड शी प्लेज विद अ डॉल, राइट। नंबर 8, ये भी हमने किया है, आई एम वेरी फॉन्ड डैश ऑरेंजेस ऑफ ऑरेंजेस, राइट। एंड ही इज फॉन्ड ऑफ एप्पल्स, राइट। फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ इस्तेमाल किया जाएगा, सिंगल एफ वाला ऑफ। 9 देखिएगा बेटे, ही इज ऑलवेज डैश टाइम, वो हमेशा वक्त पर आता है। अब यहां भी आमतौर पे बच्चे ऑन या एट की तरफ जाते हैं। ही इज ऑलवेज ऑन टाइम। तरफिया आउट ऑफ नहीं बेटा, वो हमेशा वक्त पर। देखो आगे जुमला पढ़ो, एंड नेवर कम्स डैश स्कूल लेट, और कभी भी लेट नहीं होता, तो इसका मतलब वक्त पर आता है। जी मोहम्मद मारूफ, यहां पर इन इस्तेमाल किया जाएगा। ही इज ऑलवेज इन टाइम। ऑन टाइम जो है ना, ये बोला तो जाता है लेकिन देखो टेक्निकली ऐसा होना मुश्किल है बहुत ज्यादा। ऑन टाइम का मतलब क्या था, जैसे आज हमारी क्लास 7 बजे थी सुबह, तो जब 7 बजे तो मैं क्लास के अंदर आ गया, क्लास हमने शुरू कर ली। लेकिन शार्प 7 के ऊपर नहीं हुई, बल्कि 7 बज के कुछ सेकंड हो चुके थे। 5-10 सेकंड ज़ाहिर क्लिक करने में ही आपको कुछ सेकंड्स लग जाते हैं। तो बिल्कुल शार्प डॉट टाइम जो होता है ना, उसके लिए आप ऑन बोल सकते हैं, ऑन टाइम। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है टेक्निकली कि जैसे ही 7 बजे सारे बच्चे भी क्लास के अंदर लॉग इन कर गए, ठीक 7 बजे 1 सेकंड भी ऊपर नहीं हुआ और टीचर भी मौजूद था और क्लास भी शुरू हो गई, ये पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा जब आप ये बताते हैं कि वो वक्त पर होता है तो उसके लिए इन टाइम बोला जाता है, ऑन टाइम नहीं बोला जाता। पहला बेटा मैंने बताया, टाइगर वॉज एंग्री विद द जैकल, यानी टाइगर जो है, शेर जिसको आप कह सकते हैं, चीता, वो जैकल से, गीदड़ से नाराज है, ये इसका मतलब है। अच्छा, कम्स डैश स्कूल लेट, अब यहां पे कौन सा आना चाहिए कम के साथ, टू, राइट, टू। ही इज ऑलवेज इन टाइम एंड नेवर कम्स टू स्कूल ऑन लेट। हाँ जवेरिया, एक्सप्रेशन है बी ऑन टाइम, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब ये होता है कि वक्त की पाबंदी करना। अब बी ऑन टाइम का मतलब ये नहीं होता एक्चुअली कि बिल्कुल डॉट टाइम पे, कि 1 सेकंड भी सुई आगे पीछे नहीं हो सकी और आप मौजूद थे। आप मुझे बताओ कि यह मुमकिन है ऐसा करना, यानी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बेइंतहा मुश्किल काम है। तो टेक्निकली ऑन टाइम होना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप देखते हैं खबरनामा आता है, फॉर एग्जाम्पल खबरें आती हैं चैनल्स के ऊपर। अब आपको पता है कि खबरें 6 बजे आएंगी, फिर 9 बजे आएंगी, फिर 12 बजे आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि शार्प 6, 9 या 12 पे जुमला, सॉरी, खबरें जो है वो स्टार्ट हो जाए, है ना। जब वो प्रोमो चलता है तो उस प्रोमो के अंदर ही 8-10 सेकंड निकल जाते हैं। तो लिहाजा बिल्कुल डॉट टाइम के ऊपर किसी काम का करना, इसको ऑन टाइम कहते हैं। और अगर ये पॉसिबल है इकरा तो ठीक है, लेकिन टेक्निकली ये बड़ा मुश्किल नजर आता है, तो आमतौर पे ऑन के बजाय इन बोला जाता है। ठीक हो गया जवेरिया। नंबर 10, शी हैज लेफ्ट डैश कराची। अच्छा, 1 मिनट के लिए जरा आप ये देखिए। हाँ, असमानुन्निसा, अलार्म बिल्कुल ऑन टाइम होता है, बिल्कुल ठीक कहा।
मशीन है ना, उसके लिए हो सकता है पॉसिबल। कयामत ऑन टाइम आएगी, बिल्कुल आगे पीछे नहीं हो सकती। इंसान की पैदाइश और मौत जो है वो ऑन टाइम है। आप देखें जितनी भी चीजें ऑन टाइम मैं आपको बता रहा हूं, इसमें इंसान का अमल दखल नहीं है। इंसान जब कोई काम करेगा तो उसके लिए ऐसे ऑन टाइम होना, जैसे जिंदगी और मौत ऑन टाइम है या कयामत ऑन टाइम है या अलार्म ऑन टाइम बज रहा है, ये मुमकिन नहीं होगा। ये नेचुरल प्रोसेस है जुबैर, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा यहां देखिए नंबर 10 में, शी हैज लेफ्ट डैश कराची। अगर मैं यहां कोई प्रपोजिशन ना लगाऊं, शी हैज लेफ्ट कराची कहूं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो कराची से जा चुकी है या उसने कराची को छोड़ दिया है। शी हैज लेफ्ट कराची, वो कराची छोड़कर चली गई है। मैं यहां जो बात करना चाह रहा था वो ये कि वो कराची के लिए रवाना हो गई है। मिसाल के तौर पर लाहौर में रहती है और कराची आ रही है, तो शी हैज लेफ्ट फॉर कराची। जब आप लीव के साथ फॉर लगाते हैं जी खालिदा, तो लीव फॉर का मतलब होता है रवाना होना। ठीक है हानिया, लीव फॉर कराची, वो कराची के लिए रवाना हो गई है। एंड ही हैज गॉन, ये हमने ऊपर पढ़ लिया, गो के साथ टू इस्तेमाल होगा, गॉन टू लाहौर। नंबर 11, द थीव सरेंडर। अब सरेंडर वर्ब है और सरेंडर के साथ अगर कोई प्रपोजिशन लगेगा तो कौन सा लगेगा? सरेंडर टू। द थीव सरेंडर्ड टू द पुलिस। सरेंडर माने हथियार फेंक देना, सरेंडर टू द पुलिस। पहले में एट लगा हुआ है। नंबर 1 में बेटा विद लगा हुआ है ना, एट तो नहीं है। अच्छा दूसरा क्या है 11 के अंदर? द पुलिस एंड कम केम आउट डैश। हाँ, और बाहर आ गया, केम आउट ऑफ, सिंगल एफ वाला ऑफ। मैंने अभी बताया बेटा, ओ डबल एफ वाला ऑफ जो है वो आम तौर पे जब कोई चीज का तसलसल टूटता है, खात्मा होता है, डिसकंटिन्यूटी की बात होती है, तो वहां पे ऑफ बोला जाता है। जैसे क्लास ऑफ हो गई, खत्म हो गई, है ना। मैच ऑफ हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अरसलान कह रहे हैं वन, जो पहले रिकॉर्डिंग, अच्छा मैं विश यहाँ पे कम आउट, कम आउट, आउट के साथ ऑफ लगा है, बाहर आना, कम आउट ऑफ, वो घर से बाहर आ गया। ही केम आउट ऑफ द हाउस, राइट। अभी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह कंफ्यूजन। नंबर 12 देखिए, यू वर एब्सेंट डैश संडे। नेम्स ऑफ डेज के साथ हमेशा ऑन इस्तेमाल किया जाता है, नेम्स ऑफ मंथ्स के साथ हमेशा इन इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसका ना एक पीडीएफ बना के ये सारी, क्योंकि अभी तो हम सोल्यूशन कर रहे हैं ना डायरेक्ट, ताकि जरा प्रैक्टिस हो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि प्रपोजिशंस जो हैं वो प्रैक्टिस से ही समझ में आते हैं। आप उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते रहिए, वो बहुत कंफ्यूज करता है, तो मैं लिहाजा डायरेक्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। लेकिन मैं इसका एक पीडीएफ जो है वो अभी ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, जिसमें इन प्रपोजिशंस की डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि महीनों के नामों के साथ क्या आएगा? इन आएगा, इन अगस्त, इन जुलाई। लेकिन दिनों के नाम हैं तो उनके साथ क्या आएगा? ऑन आएगा, ऑन संडे, ऑन फ्राइडे। तो इस तरह से एक पूरी लिस्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसको आप एक दफा पढ़ लीजिए, तो थोड़ा सा वो आपके लिए हेल्पिंग हैंड का काम करेगा। डेट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 13 अगस्त है, 14 अगस्त है, तो डेट्स के लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, ऑन 14 अगस्त, राइट। तो ये सारी तफसील आपको इंशाल्लाह उसमें मिल जाएगी। यो वेलकम बेटा। आगे चलिए, वॉट वर यू डूइंग डैश होम। तुम घर पर क्या कर रहे थे? एट होम। वॉट वर यू डूइंग एट होम, राइट। फातिमा, होम के साथ प्रेपोजिशन उस वक्त नहीं लगता बेटे जब गो आ रहा हो। अगर आप गो के बाद होम बोलें तो फिर प्रेपोजिशन नहीं आएगा। आई एम गोइंग होम, यहां नहीं आएगा। लेकिन यहाँ गो का वर्ब नहीं है, तो अगर गो ना हो तो फिर उसके लिए आप प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कम और गो दोनों है। जैसे आप कहें कि वो घर आ गया, ही केम होम, ही केम टू होम नहीं होगा, वो घर चला गया, ही वेंट होम। तो कम और गो दो ऐसे वर्ब्स हैं कि जिनके बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगा अगर आगे होम का वर्ड मौजूद है।
टूवर्ड्स जो है बेटा डायरेक्शन के लिए आता है, जब कोई चीज किसी सिम्त की तरफ बढ़ रही हो और इन प्रोग्रेस हो, तो उसके लिए आप टूवर्ड्स का वर्ब प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे दे आर गोइंग टूवर्ड्स द रोड, वो रोड की तरफ जा रहे हैं, राइट। टू और टूवर्ड्स में आपने फर्क पूछा था, वो मैंने आपको बताया है। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं बेटा? अभी आप कर रहे हैं एक्सरसाइज 2, तो जरा इसको देखिए प्लीज। नंबर 13। जी। अच्छा अरसलान, नंबर 1 मुझे नजर नहीं आ रहा, ओके फाइन। अच्छा देखिए, याद रखें बेटा, यहाँ एंग्री के साथ जो है ना वो विद आ रहा है, एंग्री विद। ये बात उस वक्त ये हुई थी जब क्लास के अंदर मैं ये पढ़ा रहा था, तो बाद बच्चों ने कहा था कि सर एंग्री के साथ हम एट भी बोलते हैं। अच्छा, 1 मिनट आप वेट करेंगे जरा प्लीज। यो वेलकम नजीब। होप ही आगे भी आपको हेल्प आउट करे इंशाल्लाह। चलें देखें क्या है जी। नंबर 13, ही इज लुकिंग डैश द ब्लैक बोर्ड। लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड, जब आप किसी चीज की सिम्त देख रहे हो तो उसके लिए एट बोला जाएगा, राइट। हु इज डैश द डोर, दरवाजे पर कौन है, एट द डोर। अब देखें यहां भी पर का लफ्ज आ रहा है उर्दू में, ऑन। जी हाँ दिया, अगर आप कहें हु इज ऑन द डोर, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि कोई दरवाजे के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। ऑन द डोर का मतलब ये होगा कि एक शख्स दरवाजे के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। लेकिन दरवाजे पर कौन है, यानी दरवाजे के सामने कौन है, घर के ऊपर कौन आया है, उसके लिए एट द डोर बोला जाता है। प्लीज कम डैश, अगले जुमले से पता चल गया इन आना चाहिए था। प्लीज कम इन, हु इज एट द डोर, प्लीज कम इन, राइट। 15, शी इज गोइंग, अब ये बात हम कर चुके हैं, गो के साथ कोई भी जगह आएगी तो टू बोलेंगे। गोइंग टू द मार्केट, बाजार जा रही है, किसके साथ, अब्बा के साथ, विद हर फादर। गोइंग टू द मार्केट विद हर फादर। ठीक है बेटे जुबैर, अभी बेहतर है। 14 रिपीट कर दूं, हु इज एट द डोर। डोर के लिए जैसे हम कहते हैं दरवाजे पर कौन आया है, तो हम कहते हैं एट द डोर, राइट। 16, वी कट द ट्री विद एन एक्स, कुल्हाड़े से आप दरख्त काटते हैं, औजार की बात हो रही है तो विद आना चाहिए, विद एन एक्स। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू, वेट के साथ फॉर इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ टाइम भी आ गया, टाइम के साथ भी यहाँ फॉर आएगा, फॉर 2 आवर्स। नहीं आती है, सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा बेटा। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। ये मैं अभी क्लियर कर देता हूँ बेटा, फॉर और सिंस के दरमियान जो फर्क है। प्रेपोजिशन वर्ब के बाद भी आ सकता है प्रशांत, तो पहले भी आ सकता है। ये हो सकता है कि जुमले के अंदर 2 वर्ब्स हों, तो एक वर्ब से पहले भी आ सकता है, वर्ब के बाद भी आ सकता है। 18, ही इज थ्रोइंग स्टोन्स, ये ऊपर हमने किया था, इनटू द वाटर, पानी के अंदर वो जाके डूब जाएगा, तो इनटू इस्तेमाल करेंगे। ही रीच्ड कराची बाय प्लेन, देखो जितने भी आमद और रफ्त के जराए हैं जिनसे आप ट्रेवल करते हैं, उनके लिए बाय बोला जाता है। ही रीच्ड कराची बाय प्लेन, नॉट बाय ट्रेन। आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, आई एम गोइंग देयर बाय कार, राइट। अच्छा, पैदल अगर आप जाएंगे तो बाय फुट नहीं होगा, ऑन फुट होगा। आई गो टू स्कूल ऑन फुट, बाय फुट नहीं होगा। लेकिन बाकी जितने भी आमद और रफ्त के जराए हैं, बाय कार, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय बस, तो ये सारे के सारे बाय के साथ इस्तेमाल होंगे। अ पेन इज गिवन डैश मी बाय हिम, गिवन टू मी बाय हिम। पैसिव कंस्ट्रक्शन है, और पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया था जो एजेंट का काम करता है उसके लिए बाय बोला जाता है। काम करने वाला कौन था, ये पैसिव वॉइस में बाय के साथ बताया जाता है। नंबर 21, he was admitted dash the hospital, into the hospital, right, he was admitted into the hospital। अच्छा असलान, आपकी बात बीच में रह गई है बेटा, मुझे याद है, मैं आगे बताता हूँ।
कि वहां क्या हुआ था। ही वॉज एडमिटेड इन टू द हॉस्पिटल। यस, गुल मोहम्मद बिल्कुल सही है। शी इज लुकिंग डैश अ जॉब, फॉर अ जॉब। वो नौकरी तलाश कर रही है, लुक फॉर। 23, ही डज नॉट एग्री। अब मी आ गया, लिविंग विद मी, बट आई अग्रीड हिज प्लान्स। प्लान्स आ गया, नॉन लिविंग, बट आई अग्री टू हिज प्लान्स। यस। शी इज ashamed dash herself, ashamed शर्मिंदा होना, of single f, she is ashamed of herself, right? The dog is barking dash the stranger, barking dash the stranger. Yes, bark at। अच्छा, एक बार्क मैं आपको बताऊं, वो जो दरख्त की छाल होती है ना, उसको भी बार्क बोलते हैं, वो नाउन है। और ये बार्क वर्ब है, इसका मतलब आप जानते हैं, भौंकना। द डॉग इज बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। वी बिलीव डैश वन गॉड, इन वन गॉड। वी बिलीव इन वन गॉड। देखो, खाली बिलीव का माना होता है यकीन करना, आई बिलीव यू, आई बिलीव योर स्टोरी। लेकिन जब आप बिलीव के साथ इन लगा दें तो इसका मतलब होता है ईमान रखना। यकीन से बढ़कर एक चीज है, वो ईमान है। तो वहां बिलीव के साथ इन लगाना पड़ेगा। सो बिलीव इन वन गॉड एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द होली कुरान। अकॉर्डिंग के साथ आप जानते हैं हमेशा टू इस्तेमाल होता है। 27, ही इज afraid डैश डेथ। afraid के साथ क्या बताया था? ऑफ। afraid ऑफ डेथ। आई एम बिजी डैश माई वर्क। मैं अपने काम में मसरूफ हूं। बिजी, बिजी के साथ क्या आता है? बिजी इन। देखो, अगर आप किसी आदमी के साथ मसरूफ हैं, कोई दोस्त आया हुआ है, कोई मेहमान आए हुए हैं, और आप उनके साथ बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो वहां पर इन नहीं आएगा, वहां विद आएगा। आई एम बिजी विद माई गेस्ट, ही इज बिजी विद हिज फ्रेंड्स, राइट? लेकिन अगर आप किसी काम में मसरूफ हैं, किसी बेजान चीज के साथ आप इंगेज हैं, तो फिर वहां बिजी के साथ इन बोला जाएगा। आई एम बिजी इन माई वर्क, शी इज बिजी इन मेकिंग अ डॉल। तो ये फर्क याद रखिएगा। बिजी विद मतलब लोगों के साथ इंगेज होना, और बिजी इन मतलब चीजों के साथ इंगेज होना। प्लीज लुक डैश माई बुक्स। क्या करें? मैं काम में मसरूफ हूं, मेरी किताबों की जरा देखभाल करें। लुक आफ्टर नहीं बेटे, लुक इनटू नहीं हो सकता, मतलब किताबों की तफ्तीश तो नहीं हो सकती। लुक एट भी नहीं हो सकता। मैं काम में मसरूफ हूं, आप मेरी किताबों को बैठ के देखते रहिए, तो इस जुमले का सेंस नहीं बन रहा ना। सेंस क्या बन रहा है कि यार मैं जरा काम में मसरूफ हूं, आप जरा मेरी किताबों का ध्यान रखिएगा, प्लीज लुक आफ्टर माई बुक्स। तो जुमले का थोड़ा सेंस भी हमें समझना पड़ता है। He depends dash his parents on, depends on, depend के साथ upon भी लगाया जा सकता है। He depends on his parents. What happened, Fatma? Dash his career, for his career। किस पर इन्हिसार है? On। और किस चीज के लिए इन्हिसार है? For। यानी जिसके ऊपर आप डिपेंड करते हैं वहां पे ऑन लगता है, और किस बात के लिए डिपेंड कर रहे हैं उसके लिए फॉर लगता है। जैसे आई डिपेंड ऑन माई फ्रेंड्स फॉर माई जर्नी। मैं सफर के लिए अपने दोस्तों पर इन्हिसार करता हूं, यानी उनके साथ आता जाता हूं। तो लिहाजा ये दोनों अलग अलग मीनिंग क्रिएट करते हैं। नंबर 30, आई एम ईगर डैश माई सक्सेस। ईगर, ईगर फॉर माई सक्सेस। ईगर का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा पुरजोश होना, इंथुजियास्टिक होना। आई एम ईगर फॉर माई सक्सेस। नॉट मेजर नबीहा, बोथ कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। 31, ही इज सर्चिंग डैश द मिसिंग पैन। सर्चिंग फॉर द मिसिंग पैन।
लुकआउट का सिंपल माना क्या है? लुकआउट का मतलब वैसे तो बाहर देखना हो सकता है, ही इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, राइट। अगर आप इसको आउटलुक करें तो इसका मतलब जो अपीयरेंस होती है उसको कहते हैं आउटलुक। यस, योर पेन इज डैश द टेबल डैश द फ्लोर। अब अगर खाली टेबल के ऊपर जुमला खत्म हो जाता तो हम कह सकते थे योर पेन इज ऑन द टेबल, तुम्हारा पेन मेज पर रखा है। लेकिन आगे आ गया डैश द फ्लोर, इसका मतलब ये हुआ कि टेबल के नीचे है, जमीन के ऊपर है। तो यहां पर आएगा योर पेन इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, ऑन द फ्लोर और जमीन के ऊपर पड़ा है। विदाउट, जी विदाउट भी प्रेपोजिशन है बेटा। विद का मतलब होता है साथ, और विदाउट का मतलब होता है किसी चीज के बगैर। ये पेन इज अंडर द टेबल ऑन द फ्लोर। बेनेथ जो है बेटा अम्मार, वो भी कैटेगराइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब आप दो चीजों के दरमियान किसी लेवल को या क्लास को डिफाइन कर रहे होते हैं तो फिर वहां पे आमतौर पे बेनेथ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इज वर्किंग बेनेथ हिज बॉस, अपने बॉस के मातहत वो काम कर रहा है। जी बिल्कुल आते हैं अब्दुल्ला, प्रेपोजिशन तो हर जगह आता है। शी इज एंगेज डैश मेकिंग अ डॉल। 33, ब्रेक बस ये कंप्लीट करके ब्रेक लेते हैं इंशाल्लाह। शी इज एंगेज्ड इन मेकिंग अ डॉल। आपके मैसेजेस में देख रहा हूं बेटे बिल्कुल, लेकिन आपका सवाल अभी तक कोई सामने आया नहीं हैदर। जो आए थे वो मैंने आंसर किए हैं, आई होप आपने सुना है। ही फेल्ड डैश हिस्ट्री, ही फेल्ड इन हिस्ट्री। आमतौर पे सब्जेक्ट्स के लिए इन इस्तेमाल होता है। एंड रिटर्न्ड होम विद सैड हार्ट, हिस्ट्री में फेल हो गया और दुखी दिल के साथ घर वापस आ गया। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, भाई फेल हो गए तो आप दोबारा कोशिश करें। फेल होने का मतलब ये नहीं होता कि अब दुनिया खत्म हो गई। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि सक्सेस इज नेवर फाइनल एंड फेलियर इज नेवर फैटल, इट्स ओनली करेज दैट काउंट्स। ना तो कामयाबी हमेशा की होती है, ना नाकामी हमेशा के लिए आती है। इम्पोर्टेंस जो है वो कामयाबी या नाकामी की नहीं है, बल्कि आपकी हिम्मत और हौसले की है। अगर आप हौसला नहीं हारते तो फिर आप नहीं हार सकते। Now we have faith dash honesty, faith in honesty. Yes. And faithful dash Islam, faithful to Islam. अब आप देखें ये एक ही वर्ड क्लास है, फेथ नाउन है और फेथफुल उसका एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों का प्रेपोजिशन अलग है। फेथ का प्रेपोजिशन इन है बेटा और फेथफुल का प्रेपोजिशन टू है। Karachi is famous dash famous for, famous for its beaches. जी शहीब, कराची इज फेमस फॉर इट्स बीचेस। मैंने पूछा था पिछली क्लास में कि व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कराची इज फेमस फॉर। जी नील, कराची इज फेमस फॉर फाइटिंग, सी व्यू, बिरयानी। जी ब्रेक नील, बस ये खत्म हो रहा है उसके बाद इंशाल्लाह बैकवर्ड्स, राइट, ट्रैफिक जैम्स, रॉबरी, छालिया फेमस फॉर छालिया, फेमस फॉर मोबाइल, मोबाइल निकाल राइट, ठीक हो गया है जी। अभी तो बेहतर है वैसे सूरत हाल, क्या ख्याल है? कराची, आईफोन, हाँ बहुत सारे लोग इसको कराची कहते हैं, कराची। असल में ये है कोलाची बेसिकली, आपको पता है ना। ये एक बलोच ट्राइब था जो यहाँ समंदर के किनारे आकर आबाद हुआ था, कोलाची उस कबीले का नाम था। उसके नाम पर ये शहर आबाद हुआ और फिर कोलाची से बिगड़ कर वो कराची हो गया। यस, फेमस फॉर लाइटिंग। यस, ओ माय गॉड फातिमा, फेमस फॉर गेटिंग हिट बाय डंपर। अभी हमारे एक कलीग हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो बेचारों का इसी तरह से इंतकाल हुआ। तो बस मे गॉड सेव ऑल ऑफ अस। चलें जी आगे चलते हैं। वी आर फाइटिंग, ही इज फाइटिंग डैश हिज कंट्री, फाइटिंग फॉर हिज कंट्री। यस,
and he is fighting dash the enemy with enemy, and we are fighting dash diseases अगेंस्ट डिजीजेस। अब देखो यहाँ पे फाइट के साथ ही मैंने तीन अलग अलग प्रेपोजिशंस इस्तेमाल किए। फाइट फॉर मोहम्मद जुबैर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फाइट फॉर माने किसी के लिए लड़ना, फाइट फॉर। फाइट विद का मतलब है किसी के साथ लड़ना, और फाइट अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ लड़ना। जैसे एक आदमी अपने हुकूक के लिए लड़ रहा है तो फाइट फॉर राइट्स। एक शख्स जो है वो अपने पड़ोसियों के साथ लड़ रहा है, फाइट विद द नेबर्स। और एक शख्स जो है वो करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है तो फाइट अगेंस्ट करप्शन। तो फाइट के साथ तीनों आ सकते हैं, मीनिंग का जो है वो फर्क हो जाएगा। नहीं बेटा, द आर्टिकल है हैदर, द प्रेपोजिशन नहीं है, ये हमने कल पढ़ लिया ना तफसील से। ही इज नॉट फिट डैश हिज जॉब, फिट, फिट, जी शबीब, फिट फॉर हिज जॉब। एरम बस खत्म होने वाला है बेटे, ये खत्म होते के साथ ही मैं आपको ब्रेक दूंगा 5 मिनट का, मैं खुद भी लूंगा, पानी वानी पियेंगे इंशाल्लाह। फाइट फॉर राइट्स, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। फाइट विद द एनिमी, ठीक है बेटा। नहीं, ब्रेक तो देना पड़ेगा ना, 5 मिनट का, क्या करें बेटा, थोड़ा सा जरा रिफ्रेश हो जाते हैं बच्चे। अनदर जॉब आई हैव फाउंड फॉर हिम, फाउंड फॉर हिम, यस। 1.5 घंटे की क्लास तो हो गई है ना, तो 5 मिनट का ब्रेक तो बनता है ना। हाँ, फेमस फॉर इन्फ्लुएंसर्स, हादिया सही कह रही हैं। बस पत्थर भी उठाओ तो उसके नीचे से इन्फ्लुएंसर निकल आते हैं, सो कॉल्ड, अपने मुंह मियां मिट्ठू। शी इज गुड डैश मैथमेटिक्स। अच्छा देखो, मैंने अभी बताया था कि सब्जेक्ट्स के साथ इन इस्तेमाल होता है, लेकिन याद रखो कि अगर गुड या बैड इस्तेमाल हुआ हो तो फिर हम एट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, फिर गुड या बैड को देखेंगे। जैसे शी इज गुड एट मैथमेटिक्स बट शी इज बैड एट हिस्ट्री, तो गुड और बैड के साथ एट इस्तेमाल किया जाएगा, इन नहीं आएगा। सब्जेक्ट्स के साथ इन आता है, लेकिन गुड या बैड के साथ एट इस्तेमाल किया जाएगा। गुड एट, ये पेपर में आया भी है, अभी जो सोल्यूशन मैंने बनाया एनएडी के पेपर्स का, उसमें ये गुड एट मौजूद है। आई शैल बी ग्रेटफुल डैश यू, बहुत ही सिंपल है, ग्रेटफुल टू यू। इफ यू लुक डैश द मैटर, अगर आप मामले की छानबीन करें, लीजिए लुक, यस, इनटू, मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा अगर आप मामले की छानबीन करें। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू लुक इनटू द मैटर। हाँ, लुक इनटू माने इन्वेस्टिगेट है बेटा। इकरा इंशाल्लाह आज हो जाएगी बेटा। लुक इनटू, ही इज ग्रीडी डैश मनी, ग्रीडी ऑफ मनी, ओ एफ ऑफ, greedy of money, right? He is found guilty dash murder of murder, guilty of, single f। अच्छा, ये चार एडजेक्टिव्स हैं कि जिनके साथ हमेशा एक ही प्रेपोजिशन आता है। हाँ, शेल की जगह विल लगा सकते हैं अब्दुल्ला, कोई मसला नहीं है। इंफीरियर, सुपीरियर, सीनियर एंड जूनियर। यूर वेलकम इकरा। देखो, ग्रीडी मतलब लालची होता है वो सारे। ये चार एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ हमेशा टू इस्तेमाल होता है। गिल्टी ऑफ मर्डर मतलब उसके ऊपर कत्ल का इल्जाम है। माई शर्ट इज सुपीरियर टू, ही इज सीनियर टू, एंड आई एम जूनियर टू। तो ये चार एडजेक्टिव्स हैं, इनको याद रखें। इंफीरियर माने कमतर, सुपीरियर माने बरतर, सीनियर माने सीनियर, और जूनियर माने जूनियर, राइट। इन चारों के साथ टू इस्तेमाल होगा। कुसुम बस खत्म हो गए बेटा, 5 ही तो रह गए। 45 पे आके कुसुम कह रही हैं कि सर बाकी हम कर लेंगे, तो बाकी बच क्या गया बेटे, सारे तो हो गए। आमतौर पे जब आप एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहां पे आपको देन लगाना पड़ता है। नहीं, हुरिया गलत बताया बेटा किसी ने आपको।
जैसे आप कहते हैं कि शी इज बेटर देन हर सिस्टर, है ना। कराची इज लार्जर देन लाहौर। तो जब आप एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर जो है वो कंपैरिजन हो रहा हो, तो देन इस्तेमाल होता है। लेकिन ये चार एडजेक्टिव्स ऐसे हैं कि इनमें कंपैरिजन होता है, लेकिन उसके बावजूद देन नहीं आता, बल्कि टू आता है। दिस रोड लीड्स डैश द सिटी, लीड्स टू द सिटी, लीड्स टू द सिटी। अरे भाई हेरा, दे रहा हूं ब्रेक, 2 मिनट रुक जाए। वेयर यू आर गोइंग शॉपिंग, यहां कुछ भी नहीं आएगा। गोइंग फॉर नहीं होता, गोइंग टू नहीं होता, गोइंग शॉपिंग, बस ये मैं भी लिखवा दूंगा कि क्यों नहीं आता। शी इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, बट आई एम फॉन्ड ऑफ ज्योग्राफी। अब जो आ चुके हैं पहले, उस पर टाइम हम वेस्ट नहीं करते। ही इज लिसनिंग टू द रेडियो, शी इज वेरी काइंड टू द पुअर, काइंड के साथ भी टू इस्तेमाल होता है। एंड शी नेवर लाफ्स एट द पुअर, ये ऊपर आ चुका है। तो बात समझ में आ गई बेटे आपको। तो देखो हमने तकरीबन कितने, कोई 70 के करीब जो है वो हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं। और 70 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपका जो इनसाइट है प्रेपोजिशंस पर, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, और ये आपको मदद करेगा इंशाल्लाह आगे स्पॉट एरर करने में। अब 5 मिनट का जल्दी से ब्रेक ले लें, मैं भी जरा पानी वानी पी लूं, फिर इंशाल्लाह हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एक सेंस ऑफ फॉर का डिफरेंस वो हमें डिस्कस करना है, और दूसरा जो 46 के अंदर शॉपिंग वाला सेंटेंस आया उस पर हमें बात करनी है। 5 मिनट के ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमें वोकैबलरी का भी टेस्ट जो है वो आखिर में सॉल्व करना है। तुम्हारा 10 मिनट का ब्रेक नहीं होगा बेटे, 5 मिनट में आ जाओ फटाफट खा पी के। बार्किंग एट, माई फ्रेंड इज बार्किंग एट द डॉग। प्रशांत, कैसा दोस्त बनाया हुआ है तुमने। अरे भाई, डॉग इज बार्किंग एट माई फ्रेंड होना चाहिए यार।